हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है बेसिकली अडानी जी के एयरपोर्ट कैप्चर्स के बारे में। बेसिकली अडानी जी अब जो है वो एयरपोर्ट की तरफ आ चुके हैं और वो तकरीबन जब वो आ चुके हैं तो उसका मतलब कि सारे एयरपोर्ट वो कैप्चर करके ही रहेंगे। एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने कुछ लोगों ने इनके ऊपर कहा है कि ये क्योंकि पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं तो इस वजह से इन्होंने जो बिड लगाई एयरपोर्ट्स के ऊपर वो शायद इस वजह से इनके हाथ में आ गए एयरपोर्ट्स। तो इसी चीज को हम जरा देखना चाहेंगे। इस वीडियो के अंदर काफी तफसीलात हैं तो उसी में मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो जरा उसका टाइटल नोट कीजिएगा, हाउ अडानी बिकम द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर इन द कंट्री। ये गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा अपना एक रिएक्शन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और गौतम अडानी इज अनस्टॉपेबल। जो बिजनेसमैन 2019 तक एक छोटे से शहर मुंद्रा में एक मामूली सा एयर स्ट्रिप ओन करता था, आज वो इंडिया के इतने सारे एयरपोर्ट्स को ओन करता है। सिर्फ 3 सालों के अंदर अडानी इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बन गए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हुए इंडिया के इन 6 इंपॉर्टेंट सिटीज के एयरपोर्ट्स की बिडिंग अडानी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप से जीत लिया। बट होल्ड ऑन, कुछ ऐसा ही कोल सेक्टर में भी हुआ था जिसमें अडानी रातों रात जीरो से हीरो बन गए थे। उन्होंने पूरे इंडियन गवर्नमेंट का कोल इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे में अपने नाम कर लिया। बट थोड़ा सा छानबीन होने पर यह पता चलता है कि उनके मेथड्स एक्चुअली में क्वाइट फिशी थे। सो हुआ कुछ ये था ना, 2010 में भारत सरकार ने 6 लाख मिलियन टन इंपोर्टेड कोल के लिए बिडर्स को इनवाइट किया। बट कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अडानी तक ऑलरेडी ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि दूसरी कंपनीज क्या अमाउंट बिड करने वाली है। सो ऑब्वियसली क्योंकि अडानी के पास ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए वो सक्सेसफुली उनसे ज्यादा मार्जिन कोट कर पाया और ऐसे करके इतना हेवी अमाउंट ऑफ इंपोर्टेड कोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस कंपनीज को नहीं बल्कि अडानी के नाम हुआ। और इसीलिए अडानी के रीसेंट एयरपोर्ट्स के क्लीन स्वीप पर केरला सीएम पिनराई विजयन ने डायरेक्टली ये कह दिया, अडानी को एयरपोर्ट सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ वो मोदी जी के काफी अच्छे मित्र हैं। और ये पूरा टेक ओवर प्रोसेस काफी मिस्टीरियस था। इसकी कहानी भी कुछ ऐसे ही। 2019 में भारत सरकार ने इन 6 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया। फिर दुनिया भर के कंपनीज को बिड करने के लिए इनवाइट किया, इन्हें ऑपरेट और डेवलप करने के लिए। एंड नाउ गेस व्हाट, द रिजल्ट्स वर 6 के 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप कर दिया अडानी ने, और वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें से 3 एयरपोर्ट्स बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद का टोटल वर्थ 1300 करोड़ का था, लेकिन अडानी ने खरीद लिया सिर्फ 500 करोड़। और अडानी के विश लिस्ट में एक और नाम था, मुंबई ग्रैंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ पर 24 आवर्स में 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना होता है। और तो और मुंबई एयरपोर्ट्स का नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू यानी फूड स्टोर्स, रिटेल शॉप्स एक्सेट्रा से जो कमाई होती है वो इंडिया के बड़े से बड़े मॉल्स के रेवेन्यू से भी दुगनी है। अडानी को यह अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये एयरपोर्ट उनके हाथ आ गया तो एयरपोर्ट टाइकून बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं था। सीन कुछ ऐसा था ना, मुंबई एयरपोर्ट के स्टेक होल्डर्स भी थे ये बड़े बड़े पार्टीज। अब इसमें आधे से भी ज्यादा शेयर्स थे जीवीके ग्रुप के, जो कि अडानी को एयरपोर्ट बेचने से बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट अडानी के पास जीवीके को चेकमेट करने का प्लान ऑलरेडी तैयार था। सो ध्यान से सुनना, एक दिन जून 2020 को अचानक से बहुत ही सस्पिशियसली सीबीआई को बिना नाम बिना पते का एक एनोनिमस लेटर मिला। एक ऐसा लेटर जिसमें किसी ने जीवीके ग्रुप के सबसे सीक्रेट स्कैम, पूरे 705 करोड़ के स्कैम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। एंड यस, इस पूरे स्कैम का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था इस लेटर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये खुलासा, जीवीके ने सरकार से एयरपोर्ट रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर 310 करोड़ लिए, लेकिन आज तक कोई काम हुआ ही नहीं क्योंकि ये सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फेक थे। दूसरा खुलासा, मुंबई एयरपोर्ट रिजर्व्स में से 395 करोड़ चुरा कर जीवीके के ओनर्स ने अपने अपने कंपनीज में उसे लगा दिया। और तो और इन्हीं खर्चों को अपने पर्सनल और अपने फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए भी यूज किया। तीसरा खुलासा और सबसे आयरॉनिक चीज, मुंबई एयरपोर्ट की अकाउंट बुक मुंबई में नहीं बल्कि हैदराबाद में जीवीसी के हेडक्वार्टर्स में रखी हुई थी। फिर क्या था, सीबीआई ने सीधा जीवीसी के ओनर कृष्ण रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी पर एफआईआर फाइल किया और हैदराबाद में उनके ऑफिस पर रेड मारी गई। लेकिन आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि लेटर आखिर भेजा किसने था। हाउएवर, समझदार को इशारा ही काफी है और ऐसे एनोनिमस टिप्स इन करप्शन स्कैम्स के कोई पहली बार तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, हर्षद मेहता, विजय माल्या स्कैम, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल, ये काफी शॉकिंग और मेजर स्कैम्स थे। पर इन केसेस ने मुझे इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर इन सारे लोगों ने
इन्होंने एग्जीक्यूशन कैसे किया होगा, इनका माइंडसेट कैसा होगा और इनको फायदा कैसे हुआ होगा। अब ऐसे बड़े स्कैम्स के एग्जीक्यूशन के बारे में एक ऑडियो बुक पानामा पेपर्स में बहुत अच्छे से बताया है। पानामा पेपर्स को आप कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हो। जो बेसिकली होता ही है कि ये लोग इसलिए कामयाब होते हैं कि जो इंडिया है ना उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं कि हल्की सी खुरचन भी मिल जाए ना तो उस पर भी काम चल जाता है। तो स्कैमर्स इस तरह कामयाब हो जाते हैं, वो हल्की सी खुरचन उठाते हैं और फिर ये जा वो जा कर देते हैं, और वो खुरचन ही इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी लाइफ बन जाती है और उनकी कुश्तों की भी लाइफ बन जाती है। इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म कुकू एफएम ऐप पर आपको 10,000 से भी ज्यादा स्टोरीज और ऑडियो बुक्स मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में से बिजनेस, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप, मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपका ज्ञान बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और मजे की बात तो ये भी है कि यहाँ पर 7 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल एटसेट्रा। कुकू एफएम ऐप पर आप सीखी हुई चीजों को नोट कर सकते हो और यहाँ तक कि स्लीप टाइमर भी सेट कर सकते हो। और सबसे वंडरफुल चीज, कुकू एफएम और गेट्स इट फ्लाई हम दोनों चाहते हैं कि इस न्यू ईयर आप ज्ञान को प्रायोरिटी दो, और इसीलिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 60% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन फॉर फर्स्ट मंथ ओनली। अगर आप कूपन कोड NY60 यूज करोगे तो आपको मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपीज में मिलेगा। सो हरी अप नाउ, ये ऑफर सिर्फ 1 जनवरी तक की वैलिड है। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कैसे सीबीआई को एक लेटर में GVK के स्कैम्स के बारे में पता चला। एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मौका देख के अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट्स के माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स बिडवेस्ट और एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ साउथ अफ्रीका से 1500 करोड़ में शेयर्स खरीद लिए। अब GVC हर तरफ से पैरालाइज हो चुकी थी, एंड टू मेक मैटर्स वर्स, ये कंपनी तो ऑलरेडी सीवियर डेट में थी। उसका टोटल डेट कुछ 12,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एंड जस्ट एट द राइट टाइम अडानी ने GVC के सामने रख दिया एक सॉलिड ऑफर। मुंबई एयरपोर्ट के सारे स्टेक्स हमें बेच दो, उसके बदले में हम तुम्हारे सारे कर्जे चुका देंगे। एंड दैट्स इट, GVC was bought out by अडानी। और उसके बाद जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कभी ऐसा दिखता था, वो हो गया ऐसा। मुंबई एयरपोर्ट के 74% स्टेक्स ओन करने के साथ ही अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। एंड मुंबई के साथ बोनस में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी को मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जर्नी टू द टॉप के पीछे का रीजन सिर्फ अडानी के स्मार्ट बिजनेस मूव्स है, तो आप शायद एक इंटरेस्टिंग डिटेल मिस कर रहे हो। वेल, इसी दौरान एयरपोर्ट ऑपरेशन राइट्स जीतने के लिए सरकार ने रूल्स में भी कुछ बदलाव लाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, एयरपोर्ट ऑपरेशन में अगर कंपनी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो भी चलेगा। नंबर 2, एक कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स एक्वायर कर सकती है। नंबर 3, लीज अप 30 साल से बढ़कर 50 साल का हो गया। नंबर 4, सरकार के साथ प्रॉफिट शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एवरी ईयर एक फिक्स्ड बेसिक फीस पे करना होगा। वेल, इन बदले हुए रूल से अडानी को काफी बेनिफिट हुआ, और इसलिए दिस इज प्रीटी मच ऑब्वियस कि अडानी के सक्सेस के पीछे सरकार का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इस तस्वीर को ही देख लो, इसमें मोदी जी अडानी एयरप्लेन्स में चढ़ते हुए दिख रहे हैं और खुद है गौतम अडानी जी। वेल, ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट 2015 में अडानी ने ये खुद कन्फेस किया था कि मोदी जी के 18 में से 4 फॉरेन ट्रिप्स में तो उन्होंने उन्हें अकम्पनी किया था। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या कुछ और, लेकिन जब से मोदी जी गुजरात के CM बने हैं, अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस 70 टाइम्स बढ़ गया है और आज के तारीख में भी वो स्टेडीली बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रिसेंटली 2021 में अडानी पोर्ट्स पर इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग स्कैंडल बस्ट हुआ था। इंडिया के पोर्ट में 3000 किलोग्राम से भी ज्यादा हेरोइन वर्थ 21,000 करोड़ को सीज किया गया, और ये सी पोर्ट था नन अदर देन अडानीज मुंद्रा पोर्ट। वेल, इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि ये अफगानिस्तान से आती हुई एक शिप में आया था। एंड पे अटेंशन टू दिस, ये शिप के आने से पहले ही इंडिया के नेशनल कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम ने ऑलरेडी वेल इन एडवांस पोर्ट अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया था, फिर भी इस शिप को अलाउ किया गया। अब ये काफी बड़ा स्कैंडल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अडानी से कोई पूछताछ नहीं की गई। सो यहाँ पर थोड़े मिसयूज ऑफ पावर वाले एपिसोड्स भी देखने मिल रहे हैं, व्हिच इज समवॉट कंसर्निंग, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल, ड्रग्स बहुत खराब चीज है, यानी सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा कि इस जब इतना सारा पैसा कहीं और से बन रहा हो तो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होने की मैं नहीं समझता कोई किसी भी बड़े बिजनेसमैन को जरूरत पड़नी चाहिए। Until he is influenced to do so from some mafia or something. एग्जाम्पल ये देखो, ये है मैंगलोर एयरपोर्ट। अडानी के टेक ओवर के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को हटाकर अपना लगा दिया, which by the way is completely illegal। यहाँ तक कि गूगल मैप पर भी इसका नाम चेंज हो गया टू मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय अडानी एयरपोर्ट्स।
बट फिर इसके बाद एक सोशल एक्टिविस्ट के लीगल नोटिस फाइल करने पर इन बैनर्स को इमीडिएटली निकाल दिया गया। पर जो भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, अडानी आज दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट आदमी है एंड ही इज ग्रोइंग सो फास्ट ही माइट वेरी वेल टेक ओवर इलॉन मस्क एज वेल टू बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नो वंडर इंडिया में धीरे धीरे करके अडानी ने कोल, सीमेंट, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सभी सेक्टर को डोमिनेट कर लिया है। और अभी तो एनडीटीवी के टेक ओवर के बाद ये मीडिया इंडस्ट्री में भी एक की प्लेयर बन रहे हैं। सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि अब अडानी का दबदबा पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। इजराइल का हिस्टोरिक हाइफा पोर्ट अब अडानी ने खरीद लिया है और अब वो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का लार्जेस्ट थर्मल कोल माइन सेट करने वाले हैं। और तो और अब वो कोसोवो, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में 19,000 करोड़ वर्थ पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। मोरक्को में तो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे वो बन जाएंगे यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन सप्लायर। और अब एविएशन से भी अडानी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। एयरपोर्ट्स की मेजॉरिटी अर्निंग वहां के स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस और शॉप से ही आती है। और इंडिया का एयरपोर्ट रिटेल तो 5 गुना बढ़ने वाला है। और इंडियन गवर्नमेंट तो वैसे भी एविएशन मार्केट को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। इस बिजनेस में आए हार्डली कुछ साल हुए हैं और इतने में ही ये एयरपोर्ट बिजनेस अडानी ग्रुप के लिए 2nd लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर बन चुका है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बाद अडानी के लिए ये टेक ओवर काफी इजी हो गया। सो काइंड ऑफ वो यहाँ पर लकी साबित हुए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उन पर किसी पावर्स का हाथ है जिस वजह से वो अक्सर लकी साबित होते रहे। अब टू बी ऑनेस्ट, अच्छे रिलेशंस के बेसिस पर बिजनेस डील्स मिलना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई गलत बात भी नहीं है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि अडानी जी इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि वो इंडिया के डेवलपमेंट में ह्यूजली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट इस स्टोरी को अब तक हमने सिर्फ पॉजिटिव एंगल से देखा है। अब जरा इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट मुद्दा बेहतर तरीके से पिक्चर मिल जाए। सो कहानी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है। वो ये है कि अडानी का ये सारा का सारा बिजनेस पूरी तरीके से डेट से ही चल रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई सारे इंडस्ट्रीज में जहां पर वो मास्टर बन चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले चुके हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रीज का उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो ये 2 पॉइंट्स जेन्युइनली कंसर्निंग है और वक्त ही बताएगा कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन हम अपनी एनालिसिस थोड़ी सी करते। सो फाइनेंस रिसर्च फोरम क्रेडिट साइट्स ने अडानी पर डेट को कैलकुलेट किया है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी 2 लाख करोड़। लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस डेट्स पर चलते हैं, तो जैसे मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो टेनासिटी है यानी सिवियरिटी है डेट का, वो काफी हाई है और इसीलिए अडानी ग्रुप को ओवर लेवरेज भी कहा गया है। नाउ इसमें से काफी सारे लोन्स अडानी ने इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे पीएसबी से ही उठाए हैं। और इसीलिए इसका मतलब ये होगा, अगर अडानी गलती से भी फेल हो गए तो पूरी इंडियन इकोनॉमी को हिलाकर रख सकते हैं। नाउ वंस अगेन फ्रेंड्स, इसे हमें 2 पर्सपेक्टिव से देखना होगा। एक कि बंदा कितना रिस्क ले रहा है, बिकॉज आप इमेजिन करो अडानी पर भी ह्यूज रिस्क है। इट्स लाइक उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है ये इंडिया में इतने बड़े स्टेप को लाने के लिए। बिकॉज आप मेंटली सोचो ये बंदा कितना स्ट्रेस में रहा होगा। ही इज अ वेरी रिच पर्सन, राइट? उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ही कैन स्टिल अर्न ग्रेट मनी एंड ही कैन लिव हिज लाइफ, बट ही चोज टू कंट्रीब्यूट दिस वे कि मैं इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशंस को स्केल अप करूंगा और मे बी इन सेक्टर्स को ग्रो करने में हेल्प करूंगा, जो कि गवर्नमेंट के गोल्स के साथ भी अलाइन करेगा। सो काइंड ऑफ इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो यस, ही इज लाइक अ फाइनेंशियल सोल्जर for our country, someone who is contributing to the economic development of India। क्या ऐसा नहीं हो रहा कि अपने गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स को ओवर लेवरेज करके अपने थाली में बहुत ज्यादा खाना भर दिया जा रहा है जितना खाया ही ना जा सके? Well, this is also something we need to look at। और ये हम जैसे कॉमन सिटीजन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इफ अडानी क्रैशेस देन इंडियन इकोनॉमी विल फेस अ ह्यूज जोल्ट। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और एक बात है, जितना खतरा हमें इंडियन कंपनीज से है उतना ही खतरा हमें फॉरेन कंपनीज से भी है, जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट पोज करते हैं। And it includes big names like Google। Google के illegal tactics of growth पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है और इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर हजारों करोड़ का फाइन क्यों लगाया, इस पूरे स्टोरी को मैंने डिटेल में कवर किया। आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना और 60% ऑफ ऑन। बहुत ज़बरदस्त वीडियो उन्होंने बनाई है, काफ़ी मालूमात इकट्ठी करके एक वीडियो को ये पूरा बनाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मैं जब भी इनकी कैट सप्लाई की वीडियोस देखता हूँ और उसके ऊपर रिएक्ट करता हूँ। द थिंग इसके देखें, अडानी ग्रुप के अंदर जब भी कह रहे हैं लोग कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, तो एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस की ज़रूरत इस चीज़ में नहीं है कि वो किस तरह चला सकते हैं।
इस चीज में उनको है कि वो एचआर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जब आदमी को एक गुर आ जाता है ना कि वो कहीं से भी किसी भी एचआर को उठा ले, बंदे को समझने का गुर आ जाता है, समझ रहे? तो उसके बाद फिर उसको सिस्टम को समझने की जरूरत नहीं पड़ती, सही बंदे को सही जगह लगाने की जरूरत पड़ती है, बस फिर वो सिस्टम को संभाल लेता है। आदमी को दूसरे आदमी को परखने का गुर आना चाहिए कि ये आदमी धोखा तो नहीं दे देगा। अगर वो सीईओ उठाते हैं कहीं से, फिर वो उसको समझ सकते हैं कि ये इंसान कैसा है, ये धोखा तो नहीं देगा, चीटर तो नहीं है, या परफॉर्मेंस तो फुल देगा। ये सारी चीजें अगर उसके अंदर है तो वो एक आदमी को सेलेक्ट करके अपनी जगह पे लगा सकते हैं, वो एक पूरी इंडस्ट्री चला सकता है। ना कि उनको इंडस्ट्री का खुद जो है ना कि वो होना जरूरी है, एक्सपीरियंस। तो इस तरह करते करते तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पूरी एक लाइफ चाहिए होती है। उनको अगर बंदा चुनने का है तो वो एक एक्सपीरियंस होल्डर बंदे को चुन सकते हैं और सही जगह पे लगा सकते हैं। ये गुर होता है एक बड़े बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को स्केल करने का अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो वही अडानी जी इसको कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि बड़ा रिस्की मामला है कि हर चीज अडानी के कंधों पे, और वो भी डेप्थ के अंदर है बहुत सारे। तो अगर ही फॉल्स एवरीथिंग विल गोना फॉल। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है जो कि इस वक्त सब नहीं, पूरे इंडिया ने मिलकर उठाया हुआ है। इसको कंट्रोल गवर्नमेंट लेवल पे किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट खुद जो है रिस्क ले रही है किसी वजह से। कोई वजह हो सकती है, कोई ऐसी वजह भी हो सकती है कि हाँ भी वो खुद इन्वॉल्व हो बिजनेस के अंदर, या फिर कोई ऐसी वजह भी हो सकती है कि अब सिर्फ आखिरी रास्ता यही है इंडिया को आगे पहुंचाने का, नहीं तो फिर विदेशी कंपनियां हैं वो सारा स्टेक ले जाएंगी। तो चाहे कान आप इस तरह पकड़ें चाहे इस तरह करके पकड़ें, मसला ये कि हाँ, इंडिया एक रिस्क के ऊपर है, इंडिया की इकॉनमी एक रिस्क के ऊपर है जब इतना सारा इस पे स्टेक पे लग जाता है। बट होपफुली जिस तरह सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, होपफुली ये प्रोजेक्ट्स भी सारे अपना सक्सेसफुली अपना कंक्लूड हो जाएंगे, और जितना भी डेप्थ है वो सारा के सारा निकल आएगा और सारा पे ऑफ हो जाएगा। तो देखते हैं होता क्या है, किस तरफ ये बैठती है कहानी, और क्या मिलता है और क्या खोया जाता है। उम्मीद है कुछ खोने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ साथ गवर्नमेंट लेवल पे कई प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं जो कि इसको कहते हैं ना कि अगर ये रिस्क लिया गया है तो इसी लेवल पे लिया गया है कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ से नहीं तो वहां से वो उसको वो कर सकते हैं, मतलब कि कहते हैं ना कि लेवल बराबर ला सकते हैं। तो इस तरह के रिस्क फिर लेने पड़ जाते हैं जब आप देखते हैं ना कि इकोनॉमी इस तरह फ्लोरिश कर रही है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी एक साथ उठाए हुए हैं और वो पूरे होने की तरफ आ रहे हैं, तो फिर जाके आप दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ डाल देते हैं कि यहाँ अब ये पूरे होने पे आ रहे हैं, यहाँ से हमें इतना रेवेन्यू मिल जाएगा कि अगर कोई डाउनफॉल हो भी जाता है, क्राइसिस यहाँ पे कुछ देखने को मिल भी जाते हैं, तो वो वहां से पूरा कर लेंगे। चले गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मजीद वीडियोस लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए इसी तरह की ढूंढ के अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और उसके ऊपर रिएक्ट करता रहूँगा।